नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति सिंह। तो आज हम लोग आए हुए हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो कि बच्चों का हॉस्पिटल है, जैसे कि आप सबको पता हो। तो आज यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है जो थैलेसीमिया बीमारी के ऊपर चल रहा है। आपको बता दें कि थैलेसीमिया बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है। ये बीमारी ऐसे है कि जब शरीर में लाल रक्त की कोशिकाएं ठीक मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, तो उसमें बच्चों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, तो वो थैलेसीमिया के शिकार हो जाते हैं। इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, किसी डॉक्टर से बातचीत करेंगे, तो उनसे हम जानकारी लेंगे। तो अभी चलते हैं अंदर कार्यक्रम जारी है और आपको भी दिखाते हैं। Before we proceed with the constitutional process, so we all know there are two types of alpha thalassemia. There are two types of thalassemia: alpha thalassemia and beta thalassemia, and there are various subtypes depending on how many genes are getting mutated, right? And the symptoms can range again from severe anemia, fatigue, jaundice, both are deformities. There is a plethora of clinical features which are very special. That need affects the transcriptions, like the translation of the beta globin can happen in the complete absence of very little synthesis of beta genes. Then we have the intermediate, right? Here what is happening? There is some amount of beta globin genes which are getting synthesized. So here the anemia is again severe, but rectified by many blood transfusions in these cases. Then we know we have alpha thalassemia, and as we know, in alpha thalassemia we have 4 alpha globin genes related to the thalassemias. So if there is a single abnormalities and many related gene mutations, here it becomes very important when we are observing the parents. Then we have the alpha thalassemia traits again. It may be present when there is a decreased synthesis of the delta. तो अभी हमारे साथ है प्रोफेसर वत्सला मिश्रा मैडम। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं थैलेसीमिया के ऊपर। तो मैम, सबसे पहले ये बताइए कि थैलेसीमिया है क्या? ये एक तरह की बीमारी, आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक, मतलब जो पेरेंट्स से बच्चों में जाती है, जिसमें कि बच्चों के जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो ठीक से नहीं बनती हैं और जल्दी टूटने लगती हैं, तो जिसकी वजह से उनको एनीमिया हो जाता है, खून की कमी बार बार होती है, और जो कि खाली दवाओं से नहीं ठीक कर सकते। तो मैम, इसका पता कैसे चलता है? इसके लिए बहुत तरह की जांच है। हम जेनेटिक स्टडी कर सकते हैं, जिसमें कि हम ये जीन की एबनॉर्मलिटी के बारे में स्टडी करते हैं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में स्टडी करते हैं। एक मेथड होता है HPLC कहते हैं, उससे हमें पता कर सकते हैं। तो मैम, ऐसे तो बच्चों में लक्षण भी दिखता होगा ना कुछ? नहीं, लक्षण तो एनीमिया के ही होते हैं। जो एनीमिया के लक्षण या खून की कमी के लक्षण लेके बच्चे आते हैं, फिर उनके पास जो और प्रेजेंटेशन है कि थोड़ा तिल्ली बड़ी होती है, लिवर बड़ा होता है, और वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम जहाँ सस्पेक्ट करते हैं कि इस बच्चे में ये कारण हो सकता है, उसमें हम आगे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं। तो मैम, ये कितने प्रकार का होता है? थैलेसीमिया का प्रकार में तो आप उसको कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है, उसको हम अल्फा और बीटा भी कहते हैं, और प्लस कितनी सीवियरिटी है हीमोग्लोबिन में एबनॉर्मलिटी की। तो मेजर, इंटरमीडिएट एंड माइनर। मेजर वाले बच्चे जल्दी कम उम्र में प्रेजेंट करते हैं और सीवियर होता है, और जबकि जो माइनर वाले होते हैं वो एडल्ट एज तक आराम से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो मैम, जो इसका इलाज है वो संभव है कि हाँ बच्चा जीवित रह सकता है? हाँ, मेजर वालों में भी है, जो लोग करा सकते हैं। उसमें स्टेम सेल थेरेपी है, बोन मैरो में थेरेपी हम दे सकते हैं, तो वो रह सकते हैं। और बार बार हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उनको, और कुछ और दवाएं देते हैं जो सेकेंडरी इफेक्ट से बचाने के लिए, तो बच्चे रहते हैं। और माइनर वाले तो अपनी पूरी लाइफ नॉर्मली रह सकते हैं। अच्छा मैम, जो ब्लड चढ़ाने की बात है, तो ब्लड चढ़ाने के बाद आयरन जो है वो ओवरलोड हो जाता है, उससे तो बच्चे पे खतरा बन सकता है? नहीं, उसके हिसाब से हम उसको दवाएं देते हैं कि आयरन ओवरलोड ना हो। साथ साथ हम ऐसी दवाई देते हैं कि आयरन बहुत ज़्यादा जमा ना हो शरीर में, और जिससे बच्चे को उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो। अच्छा, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब पेरेंट्स बच्चे प्लान करते हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, पेरेंट्स तो अगर बच्चा प्लान करते हैं तो पहले तो अगर कोई पेरेंट ऑलरेडी थैलेसीमिक है तो उसको चाहिए कि वो जांच करा के, या होने वाली वाइफ को, या अगर कोई लेडी है तो वो हस्बैंड को पहले से बता के रखें, उनकी भी जांच पहले करा लें जो है। और या अगर शादी हो भी गई है तो दोनों की जांच पहले हो जाए बच्चा प्लान करने से, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें दोनों को है, तो वो मेजर की तरह मैनिफेस्ट कर सकता है बच्चे में। तो मैम, आज थैलेसीमिया का इंटरनेशनल डे, तो आप कुछ बताना चाहेंगी दर्शकों को? दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि ये बीमारी है, ठीक है, गंभीर है, पर ऐसी नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती है, और इसके लिए जेनेटिक जांच जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे ऑलरेडी नॉन मरीज हैं
वो आगे शादी करने या बच्चा प्लान करने से पहले प्रॉपर अपनी जांच करा लें और उसके हिसाब से प्लान करें, एंड गर्भवती महिलाओं में स्क्रीनिंग हो जाए इसकी। जी, थैंक यू मैम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ प्रोफेसर वत्सला मिश्रा जी थी, उनसे हमने बातचीत की कि थैलीसीमिया के ऊपर कि किस तरह से थैलीसीमिया बच्चों पे फैलता है। तो उनका ये कहना है कि जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को प्लान करते हैं, अपनी मतलब फैमिली को प्लान करते हैं, तो वो सबसे पहले जाके अपना टेस्ट कराएं कि हस्बैंड वाइफ में से किसी को तो नहीं है थैलीसीमिया। अगर वो होता है, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये एक जेनेटिक बीमारी है, तो ये पेरेंट्स से ही बच्चों को फैलता है और ये काफ़ी घातक बीमारी है। मतलब बच्चों का जीन मतलब जिंदा रहना बहुत रेयर केस में होता है। तो इसमें जैसे कि उन्होंने बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन करा जाता है, जिससे बच्चों पे खतरा भी बन सकता है। तो थैलीसीमिया एक घातक बीमारी है। ऐसे पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स को सतर्क रहना चाहिए। तो आज 8 मई है, तो ये इंटरनेशनल थैलीसीमिया के ऊपर यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था, जिस पे उन्होंने अच्छे से चर्चा पे हमें बताया कि हाँ थैलीसीमिया है क्या। तो चलिए, ऐसी ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री सुप्रिया शर्मा के साथ।